अमेरिका की अमन के लिए कोशिशें, इसराइल का बेरूत पर हमला, अमेरिकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान, कहा मुआहदे के अहम दिन पर इसराइली हमला अफसोसनाक है। इसराइल अब लेबनान में कहीं भी मजीद कोई हमला ना करे। आज बेरूत पर इसराइल का हमला नहीं होना चाहिए था। हिजबुल्लाह समेत किसी भी दूसरे फरीक को इसराइल के खिलाफ हमले बंद कर देने चाहिए। इसराइल को दिफा का हक हासिल है, मगर जिस हमले का जवाब दिया गया वो बहुत छोटा और बेमायनी था। हिजबुल्लाह के इस हमले में कोई भी जख्मी या हलाक नहीं हुआ। बेरूत हमले को ईरान के साथ जारी इस अहम अमल में रुकावट नहीं बनना चाहिए। खित्ते में अमन लाने वाले एक बड़े मुआहदे के इंतहाई करीब पहुंच चुके। यह खित्ते में एक तवील और खूबसूरत अमन की शुरुआत हो सकती है। सदर ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के साथ मुआहदे पर आज दस्तखत होंगे। पासदारान इनकलाब ने ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि ईरानी मुज़ाकरातकार किसी भी मुआहदे पर दस्तखत न करने से मुतल्लिक बता चुके। इसराइल का बेरूत के मुज़ाफ़ाती इलाके पर 4 गाइडेड मिसाइल दाखिल, ज़ाहिया पर फ़ज़ाई हमले, 3 अफराद जाँ बहा, गोबेरी में इमारत पर हमले में 4 अफराद ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज का हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। इसराइल में मुख्तलिफ अहदाफ पर ड्रोन और फ़ज़ाई हमले। हिजबुल्लाह का जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ौज पर भी हमलों का दावा। हिजबुल्लाह ने मजदल जोन में इसराइली गाड़ियों को रॉकेट से निशाना बनाया है। दुनिया की नजरें ईरान अमेरिका मुआहदे पर लग गईं। अमेरिका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर आज दस्तखत होने का इम्कान, अल अरबिया का दावा, कहा वर्चुअल इजलास पाकिस्तान और कतर की सालिसी में होगा। इजलास में जेडी वैंस और बाकी तालिबात की शिरकत मुतवक्के। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने पर आमादा। मुजवज़ा मुफाहमती यादाश्त के तहत नई शराइत सामने आ गई। सीनियर ईरानी ओहदेदार का कहना है कि अफजूदा यूरेनियम के तरीक़ेकार और नफाज पर 60 दिन में बातचीत होगी। नाकाबंदी खत्म होने के बाद ईरान भी अपना हुर्मुज़ खोल देगा। अमेरिका ईरान पर आए तेल की पाबंदी में नरमी करेगा। अमेरिका ईरान के $25 अरब के मुंजमद असासे जारी करने पर रज़ामंद। सिफारती अमल में पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए कतरी वफ्द ईरान पहुंच गया। ईरानी मीडिया की तस्दीक, वफ्द की क़यादत कतरी वज़ीर आज़म के मुशीर कर रहे हैं। दौरे के दौरान वफ्द ने ईरानी हुकाम के साथ मुलाकातें और मुशावरत की है, जिसमें जारी सिफारती कोशिशों और मुमकिन मुआहदे की ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दौरे का मकसद सिफारती अमल की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने, मुज़ाकराती अमल को मज़ीद आगे बढ़ाना है ताकि किसी मुमकिन मुआहदे की राह हमवार की जा सके। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम इज्तमाई ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा तमाम ममालिक को मुश्तरका मफादात के तहत मिलकर काम करना होगा। इलाक़े सलामती किसी भी मुल्क को खारिज करके हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए बाहमी समझबूझ और ताउन नागुज़ीर है। खित्ते के ममालिक अब इस हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं। इक़्तिसादी तरक्की और देरपा इस्तेहकाम सिर्फ मुश्तरका शराकदारी से ही मुमकिन है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हुकान फ़ेदान का टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और तुर्किया का इलाक़ाई सूरत हाल पर करीबी राबिता रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल्लाती से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुफ़ाहमत की जानी पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। ये मुस्बत पेशरफ्त खित्ते में देरपा अमन, सलामती, इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। ईरान से मुतल्लिका कशीदा सूरत हाल और तनाज़े के हल के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी भी मुमकिन मुआहदे के नतीजे में पायदार और देरपा अमन को यकीनी बनाया जाना चाहिए। बरतानिया ईरान तनाज़े के पुरअमन हल और किसी भी मुमकिन मुआहदे के नफाज में बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर ताउन करने के लिए तैयार हैं। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया है कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए आलमी सतह पर मुश्तरका कोशिशें जारी रहनी चाहिए ताकि किसी भी मुमकिन कशीदगी को बढ़ने से रोका जाए।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी ने इस्लामाबाद माहिदे पर दस्तखत तारीखी लम्हा करार दे दिया। कहते हैं आलमी तवज्जो मजबूती से पाकिस्तान पर मरकूज है। आज़ाद कश्मीर में बेचैनी न सिर्फ कश्मीर कॉज बल्कि पाकिस्तान की साख को भी नुकसान पहुंचा रही है। कश्मीरी आवाम को बार बार एहतजाज, महाजराई और गैर यकीन की सूरत हाल के चक्रों से नहीं गुजरना चाहिए। ये सूरत हाल भारत और इसराइल को अपने मकासद के लिए फ़ायदा उठाने का मौका फराहम कर रही है। तमाम सियासी शिकायत और इख्तलाफात का हल जमहूरी, आईनी और पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए। गैर कानूनी इक़दाम में मुलव्वस अफराद को जवाबदेह ठहराने पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मुल्क के डिफॉल्ट होने पर रियासत की बका के लिए अपनी सियासत कुर्बान की मियां शहबाज शरीफ ने। IMF के प्रोग्राम में हम ना जाते तो आज जो खुशहाली आई है ये मुमकिन ना हो पाती। आज सब पासपोर्ट की भी इज्जत है और आज मईशत भी जो है वो तरक्की की इशारा पर काम। सियासत के लिए मुल्क के खिलाफ कोई साजिश गवारा नहीं करेंगे। वफाकी बजट से खुशहाली के दौर में दाखिल हो रहे हैं। हर तबके को रिलीफ दिया है। मुल्क में सिफारिशी कल्चर खत्म कर दिया। इदारों के चेयरमैन भी मैरिज पर लगाए गए हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कौमी असम्बली में खिताब। कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रियासत की बका के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। IMF प्रोग्राम में ना जाते तो खुशहाली ना आती। हुकूमती कोशिशों से महंगाई सिंगल डिजिट पर आई। माजी में लोग पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने पर शर्तें लगाते थे। 50,000 से 1 लाख रुपए तक तनख्वाह पर 1% टैक्स है। प्रॉपर्टी पर टैक्स कम किया है। FBR में अच्छे ऑफिसर लगाए हैं। मुल्क की बदकिस्मती है कि आज करप्शन उस सतह पर है जो माजी में कभी नहीं थी। तो इसलिए हुकूमत के बजट जो है बेमानी होकर रह गए। बजट क्या है? हुकूमत अपने खर्चात पूरे कर नहीं सकती। अजाफी टैक्स लगाकर और अजाफी कर्जा लेकर हुकूमत जो है वो मुल्क के खर्चात पूरे करती है और हर साल कर्जा जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस साल भी कर्जा जो है तकरीबन वो 7,200 अरब जो है वो बढ़ जाएगा और ये इसके अगले साल फिर सूद भी इसमें बढ़ जाएगा। तो ये एक ऐसा सिलसिला है जिससे हम निकल नहीं सकेंगे अगर हम इन मामलात को बदलेंगे नहीं। हुकूमत का बजट बेमायनी होकर रह गया। मईशत कमज़ोर होगी तो मुल्क के दिफा भी कमज़ोर होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकती। हमारा कर्जा 85,000 अरब था, इस साल 722 अरब डॉलर से मजीद बढ़ चुका है। कर्जों पर सूद अदा करने के लिए अवाम पर इजाफी टैक्स लगाते हैं। 8,000 अरब रुपए सूद पर खर्च कर रहे हैं। बजट पर अपोजिशन की तनकीद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा ये आवाम दोस्त बजट नहीं, इसमें किसान और ज़राअत के लिए कुछ नहीं। बजट में तालीम के लिए कुछ होना चाहिए था। हुकूमती मुलाजमिन का भी हक है कि बाकियों की तरह इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजवा कहते हैं पाकिस्तान की माशत शदीद बहरान और कर्जों के बोझ में फंस चुकी है। मुआशी अदाद-ओ-शुमार से तरक्की के दावे बेनकाब हो रहे हैं। कर्जों के जरिए निज़ाम चलाना पायदार हल नहीं। मुआशी बहरान का हल बुनियादी तब्दीलियों में है। सूबा सिंध को सरसब्ज और शादाब करता रहेगा। सूबा सिंध और पाकिस्तान की मईशत में इजाफ़ा करता रहेगा। मुझे पूरा यकीन है कि जो मेहनत सब लोगों ने इसमें की है वो मेहनत रायगा नहीं जाएगी और ये जो है मंसूबा सिंध की मईशत और पाकिस्तान की मईशत में एक किरदार अदा करेगा। कराची को जदीद मेट्रोपॉलिटन शहर बनाएंगे। शहर कायद पाकिस्तान की माशत का मरकज है। ट्रांसपोर्ट की बेहतरी नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध ने कराची में सखर बैराज अपग्रेडेशन मंसूबे और शाह फैसल अजीमपुरा पुल का इफ्तिताह कर दिया। कहा 99 साल के बाद सखर बैराज दोबारा शुरू किया। ये पीपल्स पार्टी का वादा है। कराची में काम होगा। कराची के अवाम जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के मुस्तहिक हैं। सखर बैराज से अब पानी की तरसील और निगरानी का निज़ाम मज़ीद मौसर हो गया। 2 दिन पहले वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। आज तक 20,000 क्यूसेक पानी का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सिंध का तारीखी आबी मंसूबा लाखों खानदानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएगा। तब्दील
تبدیل ہونے والے نہیں ہیں. جن کو اختلاف کے ساتھ رہنے کی تہذیب نہیں ہے ان کے ساتھ اتحاد ہو نہیں سکتا. یہ عہدیداروں کی جماعت نہیں ہے، ذمہ داروں کی جماعت. اصل عہدہ کیا ہے؟ کارکن ہے جو تنظیم چھوڑ کے نہیں گیا، اس سے زیادہ بڑا کارکن. کراچی میں ایم کیو ایم سے پہلے کیا امن تھا؟ کراچی میں پانی کے تمام منصوبے ایم کیو ایم نے لگائے ہیں. کراچی کے لیے ہر ادوار میں ایم کیو ایم نے آواز اٹھائی ہے. چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا تقریب سے خطاب. کہا پارٹی میں موجود بدنیتوں کو نکالنا ہوگا. کارکنان اپنی عزت نفس سے کسی کو کھیلنے مت دیں. حیدرآباد میں کارکنان سے خطاب میں بولے آپ نے منصوبہ سازوں کو تھکا مارا ہے. جو کام ہم پہلے نہیں کر سکے وہ جبر کے دور میں کر رہے ہیں. جبر کا پتہ نہیں، ہم استعمال نہیں ہو رہے بلکہ تم استعمال ہو رہے ہو. لینے ہیں اگر انہی سے میری پارٹی کا سربراہ جو ہے ایکسٹینشن کی درخواست کروائے گا، ایکسٹینشن لے گا، تو وہ بھی حقوق حاصل نہیں کر سکتا. تو اگر ہمیں کہیں کہ جی مجھے چیئرمین بننے کا شوق ہے، میں ایک رات میں ان کو جو ہے وہ چیئرمین بنوا دوں. ایم کیو ایم کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال کی اپنی ہی جماعت کی قیادت پر تنقید. کہا ایکسٹینشن لینے والا لیڈر قوم کے حقوق کا مقدمہ نہیں لڑ سکتا. جن سے حقوق لینے ہیں انہی سے سفارش اور ایکسٹینشن لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. پنکی کیس میں ان کی جماعت کے ایک رکن قومی اسمبلی کا نام سامنے آ رہا ہے. اس معاملے پر اب تک کوئی باضابطہ اجلاس تک نہیں بلایا گیا. گلگت بلتستان میں 2 امیدواروں کو پارٹی اجلاس کے بغیر ٹکٹ دے دیے گئے. پارٹی میں کارکردگی اور میرٹ کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے. سمجھتے ہیں کہ یہ لیوی ختم ہونی چاہیے. کہیں گے کہاں سے پیسے لائیں؟ یہاں سے پیسے لائیں کہ آپ پی ایس ڈی پی میں جو ایم این اے کے فنڈ ہیں وہ ختم کریں. یہاں سے پیسے لائیں کہ آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ کو بند کریں. ایک عام آدمی بھی 60% تک تقریباً ٹیکس ادا کر رہا ہوتا ہے. یہ ظالمانہ ٹیکس کا نظام ہے جو پاکستان میں مسلط ہے. یہ سودی نظام کا بالکل اظہار ہے اور یہ کرپشن ظاہر ہو رہی ہے ان سب چیزوں سے، جس کے نتیجے میں یہ بجٹ ہمارا صرف یہ نمبرز کو آگے پیچھے کرنے کا معاملہ ہوتا ہے. کوئی ریلیف عوام کو اس کے نتیجے میں نہیں ملتا. پاکستان میں ٹیکس کا ظالمانہ نفاذ لازم ہے. بجٹ میں عوام کو ریلیف نہیں ملتا، صرف نمبرز تبدیل کر دیے جاتے ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ تعلیم کا بجٹ جی ڈی پی کا 0.5% ہے. جب آپ تعلیم اور صحت کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں تو کیسے نظام چلے گا؟ تعلیم کی ایمرجنسی نافذ کر کے بجٹ کم کر دیا گیا. اگر تعلیم پر بجٹ مختص بھی ہے تو خرچ نہیں ہوتا. ایف بی آر اپنا ہدف پورا نہیں کرتا. عام آدمی 60% ٹیکسز دے رہا ہے. پیٹرولیم لیوی کو ختم کرنا چاہیے. پی ایس ڈی پی میں ایم این ایس کے فنڈز کو ختم کیا جائے. ایف بی آر نے ڈیجیٹل نظام میں شامل نہ ہونے والوں پر بھاری جرمانے تجویز کر دیے. ایف بی آر سے کاروبار کا ڈیجیٹل انٹیگریشن نہ کرنے پر 10 لاکھ روپے تک جرمانہ تجویز. فائنانس بل کے مطابق مقررہ مدت میں انٹیگریشن نہ کرنے والے کاروبار سیل کر دیے جائیں گے. مسلسل خلاف ورزی پر 50 لاکھ تک دوسرا جرمانہ عائد کرنے کی تجویز ہے. جعلی اناؤنس کرنے جانے والے پر انوائس کی مکمل مالیت کے برابر جرمانہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے.